वही तुम्हारे दामाद आ गए, बाहर निकलो तुम्हें देख लेंगे। के बाद फिर उनमें से एक व्यक्ति ने फायर किया, अगर आपको मैं यहाँ गालियां देनी शुरू कर दूं कितनी देर सुनोगे आप मेरी बात। वो कोई जानवर तो थे नहीं जो उनको समझ में नहीं आ रही थी भी तुम्हें क्या कहा जा रहा है। हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं भेजेंगे, हम आज भी नहीं भेजेंगे। अगले 4-6 दिन में जब हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे उसके बाद हमारा डेलीगेशन जाएगा और वो हर जगह पे जहां जहां नुकसान हुआ है उसका भी जायजा लेगा, लोगों से मिलेगा, सारी बात की जानकारी लेगा। मुझे जो अब तक एक जानकारी आपको बताऊंगा तो आप खुद ये मानोगे कि ये सारी की सारी सरकार की ही शुरू की हुई गड़बड़ है, टोटल की टोटल। जब यात्रा वापिस आ रही थी तो यात्रा में जो लोग चल रहे थे, जो बदमाश थे, जो गुंडा तत्व था, उसने जो, क्योंकि मुसलमानों के गांव है, गरीब जनता है वहां पे सारी की सारी, लोग तकरीबन सड़कों के ऊपर मकान बने और बाहर बैठते हैं। आप कभी भी मेवात में जाओ, मैं तो मेवात के घर घर में गया हूँ, आपको सड़क के ऊपर हर घर के आगे 10-10, 5-5 लोग बैठे मिलेंगे। नमाज का समय होगा तो, क्योंकि वहाँ पे जितनी मस्जिदें वो भी सड़क के ऊपर बनी हुई है, तब और बड़ी संख्या में नौजवान भी मिलेगा, बड़े बुजुर्ग भी मिलेगा। लोग तकरीबन सड़क के ऊपर ही बैठते हैं। वहां पे पहले तो नारे लगाए गए, नारे लगाओ, हम भी परमात्मा का नाम लेते हैं, हम भी अपने भगवान के नारे लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो जरूर लगाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने वही तुम्हारे दामाद आ गए, बाहर निकलो तुम्हें देख लेंगे, इस किस्म की बातें हम बोली नहीं। उसके बाद भी लोगों ने संयम रखा। जो चश्मदीन गवाह थे, ये उसकी भाषा है, उसने बताया मुझे, जो गांव का सरपंच था, मुखिया था, हिंदू था, ये उसकी बताई हुई बात है। उसने बताया कि उसके बाद फिर उनमें से एक व्यक्ति ने फायर किया और फायर करके फिर उसी तरह की भद्दी बातें कही। तब उन लोगों ने, वहां पत्थर पड़े थे सड़क के ऊपर, फिर उन्होंने उठा करके उनके ऊपर पत्थर मारे। नेचुरल है, हर आदमी को गुस्सा आता है, कोई किसी को गाली देगा कितनी देर सुनोगे। अगर आपको मैं यहाँ गालियां देनी शुरू कर दूं कितनी देर सुनोगे आप मेरी बात। नहीं सुन सकते ना, तो वो भी कैसे सुन सकते हैं, आखिर वो भी इंसान है, वो कोई जानवर तो थे नहीं जो उनको समझ में नहीं आ रही थी भी तुम्हें क्या कहा जा रहा है। इन सब के लिए जो है पूर्ण रूप से सरकार ही जिम्मेदार है। हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे, सारी बात का पता कराएंगे और विधानसभा के सत्र से पहले सारी जानकारी हासिल करके विधानसभा के अंदर सरकार से सारी बात पूछेंगे, ये सब क्यों हुआ और क्यों कराया नहीं। मुझे लगता नहीं कि सेशन के दौरान इस पे मुख्यमंत्री कहीं चर्चा कराएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो स्वयं जिम्मेवार है, इसलिए भागेगा। लेकिन मैं मेरी तरफ से इस इशू के ऊपर आमरों को प्रस्ताव भी दूंगा, कॉलिंग अटेंशन मोशन भी दूंगा, और अगर मेरे मंजूर नहीं किए गए, मेरी बात नहीं सुनी गई, तो फिर उसके लिए मुझे चाहे गैलरी में जाना पड़े उसमें भी जाऊंगा। लेकिन मैं जो आज हरियाणा प्रदेश, क्योंकि ये प्रदेश चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है, चौधरी देवीलाल की ही मेहनत की वजह से, उनके प्रयास की वजह से हरियाणा अलग प्रदेश बना। हम हमारे प्रदेश का भाईचारा किसी को भी खराब करने की छूट नहीं देंगे। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए गांव गांव में जाकर के लोगों को इनकी पोल खोलने का काम करेगा, बताएगा। सर काम थोड़ी सीबीआई जांच की मांग करोगे अनिल आप? से कुछ पूछते हैं तो वो कहते हैं सीएम से पूछो, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास। अनिल विज जी जो है, उनके बारे में क्या कहा जाए, विचारों के बारे में, वो विचारे हैं। उनकी हालत ऐसी है आज की तारीख में कि उनके डिपार्टमेंट तो उनके पास है, लेकिन डिपार्टमेंट में उसको कोई पूछने वाला नहीं है।
वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर किसी डीएसपी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो आदमी ट्रांसफर नहीं कर सकता उससे उसके डिपार्टमेंट के लोग क्यों डरेंगे, क्यों उसकी बात को सुनेंगे? आप मुझे एक चीज बताओ, अनिल विज ने आज तक जितने भी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिए हैं, कोई एक भी अधिकारी जो है चार्जशीट हुआ है? अगर इसने किसी को सस्पेंड कर दिया तो उसको बहाल करके और अच्छी जगह लगा दिया गया। विज साहब की तो सारी पहचान विज साहब ने अपनी खुद खत्म कर ली। दरबार लगाता है, रात को 2-2 बजे अधिकारियों को टेलीफोन करके डांटता है, सुबह फिर बेचारे की पोल खुल जाती है। नेताजी, सन 1987 से लेकर के 2014 से पहले तक निर्भीकता, निडरता, ईमानदारी और देश की राजनीति में बड़ा अच्छा लोगों की, जनता की सेवा के लिए कार्य होता था। लेकिन आज के दौर में झूठ, फरेब, सच और ये जो चीजें चल रही हैं हिंदू मुस्लिम, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको रोकने का एक ही तरीका है, ये प्रजातंत्र है। अब जब लोकसभा का चुनाव आए तो लोग इनको सबक सिखाएं, सत्ता से बाहर करें। ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करके इन्होंने जो बेकायदगियां करी है उसकी इंक्वायरी कराएं, और इंक्वायरी करा करके ऐसे लोगों को सजा दें। लोगों का विश्वास तब बढ़ेगा। आज कांग्रेस का डेलीगेट गया है, उसको भी जाने नहीं दिया गया। 46 क्वेश्चन सेम आया पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसे कैंसिल करने की बात की जा रही है। क्या चीज है? सीईटी का एग्जाम जो कल हुआ था उसमें 46 क्वेश्चन सेम हैं दोनों पार्ट्स में। मुझे आप एक चीज बताओ, एक आदमी ग्रेजुएशन करता है, कोई भी पोस्ट निकलती है, पब्लिक सर्विस कमीशन की निकले, स्टेट की आपकी एचपीएससी की निकले, या आपके कोई सेंट्रल डिपार्टमेंट की निकले, पहले कोई एग्जाम नहीं होते थे। ये लिखा जाता था कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ ग्रेजुएट जो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और उसके बाद डिपार्टमेंट का जिसमें जॉब लगनी होती थी उसका एग्जाम होता था। उस एग्जाम में जो पास हो जाते थे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, और उसमें इंटरव्यू के नंबर दे करके कम ज़्यादा करके जैसे भी नौकरी लग जाता था। अगर ये एग्ज़ाम लेना है इन्होंने तो फिर उस ग्रेजुएशन का नाम क्यों लिया जाता है? अगर आपने पीएचडी कर ली, आपने एमपीएड कर ली, आपने बीएड कर ली, तो बीएड के बाद अगर टीचर की कोई पोस्ट निकलती है, किसी ने मैथ में करी है, किसी ने साइंस में करी है, किसी ने आर्ट्स में करी है, किसी ने सोशोलॉजी में करी है, जो पोस्ट निकलेगी उसके लिए अप्लाई करेगा। सर पर इसमें ये 46 सुने ना आप पहले सुन ले एक मिनट मेरी बात। ये जो सारी चीज एग्जाम जो करने शुरू करे हैं इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों को उस एग्जाम से, उस नौकरी से दूर रखने के लिए किया है। जो गांव का बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन कर ली और उसको आप 4 साल बाद कहते हो कि एग्जाम देना पड़ेगा तेरे को, उसको नहीं क्वालिफाई कर सके, उसके लिए पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन है। हर एग्जाम के अंदर फार्म भराया जाता है, उसमें 2 से 2,500 रुपया लिया जाता है, 15-15, 20-20 लाख बच्चे हरियाणा प्रदेश के उस फार्म के लिए अप्लाई करते हैं। ये खत्म होना चाहिए। ये जो रोजाना इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं, जो क्वेश्चन तोड़ मोड़ के दिखाए जाते हैं, ये भी यही तरीका है कि इनको नौकरी से दूर रखा जाए। हमारी गवर्नमेंट बनेगी, पहले भी हमारी गवर्नमेंट में अभी इस तरह के कोई एग्जाम नहीं थे। आगे भी लोगों ने अगर हमें मौका दिया तो हम ये सारी चीज़ें ख़त्म करेंगे और केवल बच्चे की क्वालिफिकेशन के मुताबिक नौकरी देंगे, नौकरी निकालेंगे। अगर वो उसमें क्वालिफाई करेगा तो उसको जॉब देंगे। सर, अगर 2024 में आपकी सरकार बनती है तो क्या पत्रकारों के लिए भी कोई घोषणा की जाएगी, जो पत्रकार हित के लिए, जो समाज में पत्रकार जो सेवा करते हैं, राजनीतिक विचारधारा देते हैं, उनके लिए कुछ करेंगे क्या पत्रकारों? जब हम अपना घोषणा पत्र बनाएंगे, आप पत्रकार साथियों से जरूर पूछेंगे। आपकी भी अपनी एसोसिएशन है बनी हुई, आपके जो प्रेसिडेंट हैं उनको हम चिट्ठी लिखेंगे कि आप अपनी तरफ से हमें राय जो बताओ कि हम आपको
और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, जो आपके एसोसिएशन की तरफ से लिख करके हमारे पास आएगा उस पर विचार विमर्श करेंगे। सर हम अपने घोषणा पत्र में बाकायदा तौर पे इन सब चीज़ों को डालेंगे जिसको हम पूरा कर सकते हैं।